बारिश की तेज आवाज। घड़ी में रात के 12:43 हो चुके थे और उसी समय शहर के सबसे अमीर उद्योगपति विक्रम सहगल के बंगले से एक ऐसी चीख सुनाई दी जिसने पूरी कॉलोनी को हिला दिया। लेकिन जब लोग दौड़कर कमरे तक पहुंचे तो वहां जो दिखाई दिया उसने सभी के होश उड़ा दिए। कमरे के बीचों बीच विक्रम सहगल की लाश पड़ी थी और उसके ठीक सामने दीवार पर लाल रंग से केवल 3 शब्द लिखे थे, मौत की परछाई लौट आई। सबसे अजीब बात यह थी कि कमरा अंदर से बंद था, खिड़कियां बंद, दरवाजा बंद और कमरे के अंदर विक्रम के अलावा कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य चीज ने उसकी जान ले ली हो। अगली सुबह यह मामला सीधे क्राइम ब्रांच के सबसे तेज अधिकारी डिटेक्टिव आर्यन प्रताप को सौंप दिया गया। आर्यन उन मामलों को सुलझाने के लिए मशहूर था जिन्हें लोग असंभव मान लेते थे। वह बंगले के बाहर पहुंचा। बारिश अब भी रुक रुक कर हो रही थी। आसमान में काले बादल थे और पूरे बंगले पर एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसा सन्नाटा जो किसी बड़े रहस्य को छिपा रहा हो। आर्यन कमरे में दाखिल हुआ। फर्श पर अभी भी खून के धब्बे मौजूद थे। उसने दीवार पर लिखे शब्दों को ध्यान से देखा। मौत की परछाई लौट आई। फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार यह लिखावट खून से नहीं थी बल्कि लाल रंग से लिखी गई थी, यानी हत्यारा हत्या से पहले यह संदेश तैयार करके आया था। लेकिन अंदर आया कैसे और बाहर निकला कैसे, यही सबसे बड़ा सवाल था। तभी इंस्पेक्टर करण ने कहा, सर, परिवार वालों का कहना है कि विक्रम पिछले कुछ दिनों से बहुत डरा हुआ था। आर्यन ने पूछा, किससे? करण ने धीमी आवाज में कहा, मौत की परछाई से। आर्यन की भौहें सिकुड़ गईं। यह क्या है? विक्रम की पत्नी नैना सहगल को बुलाया गया। वह बेहद डरी हुई लग रही थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, जैसे कई दिनों से सोई न हो। नैना ने कांपती आवाज में कहा, 3 हफ्ते पहले विक्रम को एक लिफाफा मिला था। उसमें क्या था? एक पुरानी तस्वीर। तस्वीर टेबल पर रखी गई। आर्यन ने उसे ध्यान से देखा। तस्वीर करीब 25 साल पुरानी थी। उसमें 5 लोग खड़े थे। सभी मुस्कुरा रहे थे, लेकिन तस्वीर पर लाल स्याही से एक काला निशान बना हुआ था और उन 5 लोगों में से 4 लोगों के चेहरों पर क्रॉस का निशान था। केवल एक चेहरा बचा था, विक्रम सहगल का। आर्यन ने पूछा, बाकी 4 लोग कौन थे? नैना का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। वे सब मर चुके हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। कैसे मरे? एक एक करके आर्यन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। नैना ने बताया कि तस्वीर में मौजूद 5 लोग बचपन के दोस्त थे। करीब 25 साल पहले वे सभी एक पहाड़ी गांव में घूमने गए थे। वहां एक हादसा हुआ था, लेकिन उस हादसे के बारे में उन्होंने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। क्या हादसा? आर्यन ने पूछा। नैना ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। विक्रम कभी बताना नहीं चाहता था। लेकिन एक बात और थी जो और भी डरावनी थी। मरने वाले बाकी 4 लोगों को भी उनकी मौत से पहले यही तस्वीर मिली थी और कुछ दिनों बाद वे रहस्यमय परिस्थितियों में मारे गए थे। अब विक्रम 5वां व्यक्ति था और वह भी मर चुका था। क्या कोई बदला ले रहा था या वास्तव में कोई पुराना श्राप लौट आया था? आर्यन ने तय किया कि उसे तस्वीर में मौजूद बाकी 4 लोगों की मौतों की फाइलें देखनी होंगी। जब फाइलें खोली गईं तो एक और अजीब बात सामने आई। पहला व्यक्ति सीढ़ियों से गिरकर मरा था, दूसरा नदी में डूब गया था, तीसरा कार दुर्घटना में मारा गया था, चौथा अपने घर में आग लगने से मरा। चारों मौतें अलग अलग थीं, अलग अलग शहरों में हुई थीं और पुलिस ने उन्हें दुर्घटना मानकर केस बंद कर दिया था। लेकिन अब 5वें व्यक्ति की हत्या हो चुकी थी। इसका मतलब इन सभी मौतों के पीछे कोई कड़ी जरूर थी। उसी शाम आर्यन पुराने रिकॉर्ड खंगालने लगा। कई घंटे बाद उसे एक नाम मिला, भैरवगढ़। वही गांव जहां 25 साल पहले ये 5 दोस्त गए थे। गांव का नाम पढ़ते ही रिकॉर्ड रूम के बूढ़े कर्मचारी ने घबराकर कहा, सर, उस गांव का नाम मत लीजिए। आर्यन ने पूछा, क्यों? बूढ़ा आदमी कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर बोला, वहां मौत की परछाई का किस्सा मशहूर है। क्या मतलब? कहते हैं जिसने भी उस परछाई को देखा वह ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहा। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर भरोसा नहीं था, लेकिन अगले ही पल बूढ़े ने एक ऐसी बात कही जिसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया।
25 साल पहले भी 5 लड़के वहां गए थे और उसी रात गांव का एक बच्चा गायब हो गया था। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह वही 5 लोग थे? अगर हां, तो क्या उस बच्चे के गायब होने का संबंध आज की हत्याओं से था? अगली सुबह आर्यन और करण भैरवगढ़ के लिए रवाना हुए। 4 घंटे बाद उनकी गाड़ी पहाड़ियों के बीच बसे उस गांव में पहुंची। गांव अजीब तरह से शांत था, जैसे समय यहां रुक गया हो। पुराने मकान, टूटी हुई गलियां और हर चेहरे पर डर। गांव के सरपंच से मुलाकात हुई। जब आर्यन ने तस्वीर दिखाई तो सरपंच के चेहरे का रंग उड़ गया। आप इन्हें जानते हैं? सरपंच ने गहरी सांस ली। हां, 25 साल पहले ये लोग यहां आए थे। फिर क्या हुआ था? सरपंच कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, उस रात गांव का 10 साल का लड़का रोहन गायब हो गया था। क्या इन 5 का उससे कोई संबंध था? साबित नहीं हुआ था, लेकिन गांव वालों को हमेशा शक था। आर्यन की आंखें सिकुड़ गईं। क्यों? सरपंच ने कहा, क्योंकि आखिरी बार रोहन इन्हीं लोगों के साथ देखा गया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। यानी 25 साल पहले कुछ बहुत बड़ा हुआ था, कुछ ऐसा जिसे छिपाने के लिए 5 ने पूरी जिंदगी चुप्पी साधे रखी। तभी अचानक बाहर से एक महिला की चीख सुनाई दी। सब लोग दौड़कर बाहर पहुंचे। गांव की एक बूढ़ी महिला कांपते हुए पहाड़ी की तरफ इशारा कर रही थी। वो वो फिर लौट आई। कौन? महिला के होंठ कांप रहे थे। मौत की परछाई। आर्यन ने पहाड़ी की तरफ देखा। दूर घने कोहरे के बीच सचमुच एक काली आकृति खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल शांत। कुछ सेकंड बाद वह आकृति कोहरे में गायब हो गई, लेकिन उसी समय आर्यन के फोन पर एक मैसेज आया, अनजान नंबर से। मैसेज में केवल एक लाइन लिखी थी, तुम गलत दिशा में देख रहे हो डिटेक्टिव, असली हत्यारा अभी जिंदा है। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। अगर असली हत्यारा अभी जिंदा है, तो अब तक जो कुछ वह सोच रहा था, शायद सब गलत था। और सबसे बड़ा सवाल, मैसेज भेजने वाला कौन था और उसे आर्यन के यहां होने की जानकारी कैसे थी? आर्यन बार बार उस मैसेज को देख रहा था। तुम गलत दिशा में देख रहे हो डिटेक्टिव, असली हत्यारा अब भी जिंदा है। उसने तुरंत उस नंबर को ट्रेस करवाने की कोशिश की, लेकिन जो रिपोर्ट आई उसने मामला और उलझा दिया। वह नंबर पिछले 3 साल से बंद था, यानी मैसेज किसी ऐसे नंबर से भेजा गया था जो आधिकारिक रिकॉर्ड में सक्रिय ही नहीं था। रात होने लगी। भैरवगढ़ पर घना कोहरा छाने लगा था। आर्यन ने तय किया कि वह उस पहाड़ी पर जाएगा जहां कुछ देर पहले काली आकृति दिखाई दी थी। करीब आधे घंटे बाद वह और करण टॉर्च लेकर पहाड़ी पर पहुंचे। हवा तेज थी, चारों तरफ अजीब सन्नाटा था। तभी आर्यन की नजर जमीन पर पड़ी। मिट्टी में कुछ दबा हुआ था। उसने उसे बाहर निकाला। वह एक पुरानी धातु की सीटी थी, जिस पर छोटे अक्षरों में एक नाम खुदा था, रोहन। दोनों एक दूसरे को देखने लगे, यानी रोहन सचमुच कभी यहां था। लेकिन आगे जो मिला उसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। सीटी के पास ही मिट्टी में एक इंसानी कंकाल दबा हुआ था। अगले दिन फॉरेंसिक टीम पहुंची। जांच शुरू हुई। पूरे गांव में खलबली मच गई। सबको लगा कि यह रोहन का शव होगा। 25 साल पुराने रहस्य का अंत होने वाला था। लेकिन रिपोर्ट आने के बाद सब कुछ बदल गया। वह कंकाल रोहन का नहीं था, बल्कि लगभग 35 वर्ष के किसी वयस्क आदमी का था। क्या? करण चौंक गया। तो फिर यह कौन है? यही सवाल अब आर्यन के सामने था। एक नया शव, एक नई पहचान और एक नया रहस्य। उस रात आर्यन ने फिर तस्वीर निकाली। 5 दोस्त, विक्रम, अजय, समीर, राकेश और देव। अचानक उसकी नजर तस्वीर के कोने पर गई। पहले उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। तस्वीर के पीछे कुछ लिखा हुआ था। उसने तस्वीर पलटी। पीछे धुंधले अक्षरों में लिखा था, सच हमेशा कुएं के नीचे छिपा रहता है। आर्यन तुरंत सरपंच के पास पहुंचा। क्या गांव में कोई पुराना कुआं है? सरपंच का चेहरा पीला पड़ गया। है। कहाँ? पुरानी हवेली के पीछे। लेकिन वहां कोई नहीं जाता। क्यों? सरपंच ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि रोहन आखिरी बार उसी कुएं के पास देखा गया था। अब मामला और गंभीर हो चुका था। आधी रात आर्यन और करण उस पुराने कुएं तक पहुंचे। कुआं वर्षों से बंद पड़ा था। उसके ऊपर लकड़ी के तख्ते रखे थे, जिन पर मोटी धूल जमी हुई थी। उन्होंने तख्ते हटाए, टॉर्च अंदर डाली और फिर आर्यन की सांस रुक गई। कुएं की दीवार के अंदर
लोहे का एक छोटा दरवाजा बना हुआ था। यह क्या है? करण फुसफुसाया। ऐसा लग रहा था जैसे कुएं के भीतर कोई गुप्त रास्ता बनाया गया हो। रस्सियों की मदद से दोनों नीचे उतरे। दरवाजा जंग लगा हुआ था। काफी कोशिशों के बाद वह खुल गया। अंदर एक संकरी सुरंग थी, ठंडी, अंधेरी और बेहद डरावनी। करीब 10 मिनट चलने के बाद वे एक छोटे कमरे में पहुंचे। कमरे में धूल जमी हुई थी, लेकिन वहां कुछ सामान अब भी मौजूद था। पुराने खिलौने, कुछ कपड़े और एक डायरी। डायरी खोलते ही दोनों की आंखें फैल गईं। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर कोई यह पढ़ रहा है तो शायद मैं अब तक मर चुका हूं। नीचे नाम लिखा था, रोहन। असंभव, करण बुदबुदाया। अगर यह रोहन की डायरी थी तो इसका मतलब रोहन उस रात मरा नहीं था। आर्यन तेजी से पन्ने पलटने लगा। डायरी में लिखा था कि 25 साल पहले 5 लड़के उसे जंगल में मिले थे। उन्होंने उसे डराने के लिए एक खेल खेला, लेकिन खेल गलत हो गया। रोहन गलती से इस गुप्त सुरंग में गिर गया। जब उसने मदद के लिए आवाज लगाई तो उन पांचों ने डर के कारण किसी को कुछ नहीं बताया। उन्हें लगा कि रोहन मर चुका होगा, लेकिन रोहन बच गया। सुरंग में उसे एक आदमी मिला और यहीं कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। डायरी में उस आदमी का नाम लिखा था, दामोदर। दामोदर गांव का एक सनकी व्यक्ति था जिसे लोग वर्षों पहले मृत मान चुके थे। उसने रोहन को बाहर नहीं निकलने दिया, बल्कि उसे सुरंग में कैद कर लिया। रोहन वर्षों तक वहीं रहा। आर्यन और करण स्तब्ध रह गए, लेकिन असली झटका अब भी बाकी था। डायरी के आखिरी पन्नों में लिखा था, दामोदर कहता है कि वह मेरे पिता हैं। दोनों कुछ सेकंड तक कुछ बोल ही नहीं पाए। रोहन के पिता तो वर्षों पहले मर चुके बताए जाते थे, फिर यह दामोदर कौन था? और तभी आर्यन को डायरी के अंदर एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर में दामोदर खड़ा था और उसके साथ एक छोटी बच्ची भी थी। तस्वीर के पीछे नाम लिखा था, रिया। आर्यन ने तस्वीर देखते ही सिर उठा लिया। उसे यह चेहरा कहीं देखा हुआ लग रहा था, बहुत करीब से, बहुत हाल ही में। कुछ सेकंड बाद उसे याद आया, वह लड़की बड़ी होकर कोई और नहीं बल्कि विक्रम सहगल की निजी सचिव रिया मेहरा थी। नहीं, आर्यन बुदबुदाया। रिया पिछले 3 साल से विक्रम के साथ काम कर रही थी। क्या यह केवल संयोग था या वह जानबूझकर विक्रम के करीब आई थी? अगली सुबह आर्यन ने तुरंत रिया का पता निकलवाया, लेकिन जब पुलिस उसकी तलाश में पहुंची तो घर खाली मिला। रिया गायब थी और उसके कमरे में दीवार पर एक ही वाक्य लिखा हुआ था, 4 मर चुके हैं, 5वां भी मर गया, लेकिन असली हिसाब अभी बाकी है। अब पहली बार आर्यन को एहसास हुआ कि शायद यह पूरा खेल बदले का है। लेकिन तभी दूसरा बड़ा ट्विस्ट सामने आया। फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी थी। विक्रम सहगल की मौत हत्या से नहीं हुई थी। उसके शरीर में कोई जहर नहीं था, कोई संघर्ष नहीं हुआ था, कोई हमला नहीं हुआ था। उसकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। क्या? आर्यन अवाक रह गया। तो फिर बंद कमरे की हत्या, दीवार पर लिखा संदेश, मौत की परछाई, क्या किसी ने केवल डर पैदा किया था या असली खेल अभी शुरू हुआ था? और तभी आर्यन के फोन पर एक नया संदेश आया, तुम सच के बहुत करीब पहुंच चुके हो, लेकिन अगर तीसरे दिन सूरज निकलने से पहले रिया मिल गई तो एक निर्दोष इंसान मर जाएगा। मैसेज के साथ एक फोटो थी। फोटो देखकर आर्यन के चेहरे का रंग उड़ गया। तस्वीर में इंस्पेक्टर करण रस्सियों से बंधा हुआ था और फोटो के नीचे लिखा था, अब खेल शुरू हुआ है, डिटेक्टिव। तस्वीर देखते ही आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। इंस्पेक्टर करण एक अंधेरे कमरे में रस्सियों से बंधा हुआ था। उसके चेहरे पर चोटों के निशान थे और उसके पीछे दीवार पर वही शब्द लिखे थे, मौत की परछाई। मैसेज के अंत में एक और लाइन थी, अगर सच जानना है तो आधी रात को पुरानी हवेली में अकेले आना। आर्यन समझ गया, यह जाल भी हो सकता था, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उस रात बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। आसमान में बिजली चमक रही थी। पुरानी हवेली अंधेरे में किसी भूत की तरह खड़ी दिखाई दे रही थी। रात के ठीक 12 बजे आर्यन हवेली के अंदर दाखिल हुआ। अंदर सन्नाटा था, इतना गहरा कि अपने कदमों की आवाज भी डरावनी लग रही थी। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई, थक थक थक। आर्यन धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, एक कमरा अचानक खुल गया।
अंदर एक कुर्सी पर कोई बैठा था, चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ। तुम आ गए डिटेक्टिव, एक महिला की आवाज गूंजी। आर्यन ने टॉर्च आगे की। वह रिया थी, वही रिया जिसे पुलिस पूरे देश में ढूंढ रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। करण कहाँ है? आर्यन ने पूछा। रिया हल्का सा मुस्कुराई। वह सुरक्षित है। यह सब तुम कर रही हो? नहीं। तो कौन? रिया कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, जिसे तुम पूरे समय तलाश रहे थे, वह व्यक्ति इस कहानी का खलनायक नहीं है। मतलब? दामोदर निर्दोष था। यह सुनकर आर्यन स्तब्ध रह गया। क्या? रिया ने धीरे से एक पुरानी फाइल उसकी तरफ बढ़ाई। फाइल खोलते ही आर्यन की आंखें फैल गईं। उसमें 25 साल पुराने पुलिस रिकॉर्ड थे, जो कभी सार्वजनिक नहीं हुए थे। रिकॉर्ड के अनुसार रोहन वास्तव में सुरंग में गिरा था, लेकिन दामोदर ने उसे बचाया था। उसने रोहन को कैद नहीं किया था, बल्कि उसे उन लोगों से बचाया था जिनसे उसे खतरा था। कौन लोग? रिया की आंखें भर आईं। वही 5 दोस्त। कमरे में सन्नाटा छा गया। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? रिया ने गहरी सांस ली। क्योंकि रोहन ने कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। क्या? एक हत्या? आर्यन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। रिया ने बताया कि 25 साल पहले गांव में एक स्कूल शिक्षक की हत्या हुई थी, और वह हत्या किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि उन 5 दोस्तों में से एक ने की थी। रोहन ने सब कुछ देख लिया था। वह पुलिस को बताने वाला था, लेकिन उससे पहले वह सुरंग में जा गिरा। दामोदर ने उसे बचाया और उसे छिपा दिया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कहानी बदल दी। दामोदर और रोहन दोनों अचानक गायब हो गए। किसी को कभी पता नहीं चला कि उनके साथ क्या हुआ। आर्यन अब तक जो सोच रहा था, सब टूटता जा रहा था। लेकिन तभी उसने पूछा, अगर दामोदर निर्दोष था, तो फिर ये सारी मौतें किसने की? रिया ने जवाब नहीं दिया, बल्कि कमरे के कोने की तरफ देखने लगी। आर्यन ने भी उधर देखा। अंधेरे में कोई खड़ा था, एक लंबा आदमी, जिसका चेहरा धीरे धीरे रोशनी में आया, और अगले ही पल आर्यन की सांस रुक गई, क्योंकि वह आदमी रोहन था। जी हां, रोहन जिंदा था। 25 साल बाद यह था तीसरा और सबसे बड़ा ट्विस्ट। आर्यन अविश्वास से उसे देखता रह गया। तुम? रोहन की आंखों में वर्षों का दर्द था। हां, मैं जिंदा हूं। लेकिन कैसे? रोहन धीरे धीरे आगे बढ़ा। दामोदर ने मुझे बचाया था। फिर कुछ साल बाद दामोदर की मौत हो गई, और मैं अकेला रह गया। मैं वापस दुनिया में आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, यहां तक कि जिन्होंने सब शुरू किया था, वे आराम से अपनी जिंदगी जी रहे थे। अब आर्यन समझने लगा था। तो तुम बदला लेना चाहते थे? रोहन की आंखें नम हो गईं। नहीं, मैं सच चाहता था, लेकिन सच से डरने वाले लोग खुद अपनी मौत का कारण बन गए। आर्यन चौंक गया। मतलब? रोहन ने फाइल का आखिरी पन्ना खोला। उसमें एक नाम लिखा था, अजय मल्होत्रा, तस्वीर वाले 5 दोस्तों में से एक, और वही असली हत्यारा था। 25 साल पहले शिक्षक की हत्या उसी ने की थी, लेकिन बाद में बाकी 4 दोस्तों को भी सच्चाई पता चल गई थी। वे डर गए। उन्हें लगा कि अगर सच सामने आया तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और जब रोहन वापस लौटा, उसने किसी को धमकी नहीं दी। उसने केवल तस्वीरें भेजीं, बस तस्वीरें। लेकिन उन तस्वीरों ने उनका डर जगा दिया। पहला आदमी घबराहट में सीढ़ियों से गिर गया, दूसरा शराब के नशे में नदी में डूब गया, तीसरा अपनी कार का नियंत्रण खो बैठा, चौथा मोमबत्ती से लगी आग में मारा गया, और विक्रम, वह पहले से ही दिल का मरीज था। जब उसने मौत की परछाई लौट आई वाला संदेश देखा, तो उसे दिल का दौरा पड़ गया। आर्यन स्तब्ध था। तो क्या कोई हत्या हुई ही नहीं थी? तभी रोहन बोला, एक हत्या हुई थी, 25 साल पहले, और उसी एक हत्या ने बाकी 5 लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। अचानक पीछे से ताली बजने की आवाज आई। ठप, ठप, ठप। सभी मुड़े। दरवाजे पर इंस्पेक्टर करण खड़ा था, पूरी तरह सुरक्षित। आर्यन हैरान रह गया। तुम? करण मुस्कुराया। माफ करना सर, यह अपहरण नहीं था। मैं रोहन के साथ था। क्या? करण ने बताया कि वह कई दिनों से गुप्त रूप से जांच कर रहा था। उसे रोहन की सच्चाई पहले ही पता चल गई थी, और उसने उसकी मदद की थी
ताकि असली रिकॉर्ड सामने लाए जा सकें। आर्यन ने गहरी सांस ली। अब आखिरकार सारी कड़ियां जुड़ चुकी थीं, लेकिन तभी रोहन ने एक आखिरी बात कही। डिटेक्टिव, क्या आप जानते हैं कि मौत की परछाई वास्तव में क्या है? आर्यन चुप रहा। रोहन खिड़की के पास गया। बारिश अब भी हो रही थी। उसने कहा, मौत की परछाई कोई भूत नहीं होती। वह हमारे अपने कर्म होते हैं, जिनसे हम जितना भागते हैं वे उतना ही हमारा पीछा करते हैं। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। कुछ महीनों बाद 25 साल पुराना हत्या का मामला आधिकारिक रूप से फिर खोला गया। अजय मल्होत्रा के अपराध के सारे सबूत सार्वजनिक किए गए। रोहन को निर्दोष घोषित किया गया और दामोदर का नाम भी सम्मान के साथ बहाल कर दिया गया। लेकिन इस केस के बाद भी एक बात हमेशा रहस्य बनी रही। विक्रम के कमरे की दीवार पर लिखे शब्द किसने लिखे थे? क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार वह लिखावट न रोहन की थी, न रिया की, न करण की, और न ही किसी ऐसे व्यक्ति की जो केस में शामिल था। आज तक कोई नहीं जान पाया कि उस बंद कमरे में वह संदेश किसने छोड़ा था। और शायद कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो सुलझ जाने के बाद भी पूरी तरह नहीं सुलझते।